आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग कक्षा 10 हिंदी या पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ जिसके रचयिता अज्ञेय हैं के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न एक है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव का अर्थ होता है कि आप मान लीजिए किसी दुर्घटना को देख रहे हैं, लेकिन अनुभूति का मतलब होता है कि आपने दुर्घटना का सामना किया है, उसको आपने अंतर्मन से महसूस किया है। तो इसका उत्तर में इसी चीज़ों को हमको बताना है। तो इसका उत्तर है कि अनुभूति कल्पना और संवेदना के सहयोग से सत्य को अंगीकार करना है। इसकी वजह से सामने घटित न हुई घटना भी हृदय में जीवंत हो उठती है, जिसे लिखकर ही ऐसी दशा से छुटकारा मिल सकता है। जबकि प्रत्यक्ष अनुभव घटना को निहारना मात्र है, इसमें अनुभूति जैसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। इसलिए लेखक ने अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। तो देखिए, किसी घटना को खुद से महसूस करने से ही अनुभूति का जन्म होता है, लेकिन केवल देखने मात्र से अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको हम अनुभव बोलेंगे, अनुभूति नहीं बोलेंगे। और जब तीव्र अनुभूति होती है तभी व्यक्ति कला के रूप में उसको निकालता है या एक लेखक के रूप में उसको लिखता है। प्रश्न 2 है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो देखिए, इसमें भी प्रश्न का अर्थ है कि हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिरा था और गिरने के बाद अचानक से जो दुर्घटना वहाँ पे हुई थी, तो जिन्होंने इसको भोगा वो लेखक ने कब महसूस किया, मतलब खुद को उस दुर्घटना में शामिल कब महसूस किया और किस तरह महसूस किया, इसके उत्तर को इस प्रश्न में हमको लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर है कि जब लेखक ने हिरोशिमा में रेडियोधर्मी पदार्थ से पीड़ित लोगों का कष्ट देखा तो स्वयं को हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता महसूस किया। तो देखिए, सबसे पहले तो जब कष्ट को देखा, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो रहा है, किसी सड़क दुर्घटना को आपने देखा, तो उस सड़क दुर्घटना को देखने के बाद यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये दुर्घटना मेरे साथ हो रहा है, तो आप भोक्ता हो जाएंगे। तो उन्होंने जब पीड़ित लोगों के कष्ट को देखा, उनके जले हुए शरीर को देखा, रेडियोधर्मिता के दुष्प्रभाव को देखा, तो उनको एहसास हुआ कि वो स्वयं उस विस्फोट का सामना किए हुए हैं। आगे देखिए कि एक जले हुए पत्थर पर मनुष्य की छाया देख उन्हें थप्पड़ लगने जैसा एहसास हुआ। तो देखिए, पहले क्या था, केवल वो समाचारों में सुना करते थे, और जब उन्होंने हॉस्पिटल में इसको देखा कि जो पीड़ित हैं वो कैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने एक जले हुए पत्थर पे, बम के कारण एक पत्थर जो जल चुका था, उसमें एक मनुष्य जो कि तुरंत राख में बदल गया था, उसका जो छाया पड़ा हुआ था, उसको देखा तो उनको एक तीव्र अनुभूति हुई। तो इसको यहाँ पे मैंने लिखा है कि उन्हें थप्पड़ लगने जैसा एहसास हुआ। इस क्षण में उन्होंने परमाणु विस्फोट की विभीषिका को महसूस किया और उन्हें लगा कि वे स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए हैं। तो उस क्षण उनकी अनुभूति जागृत हुई और जो विस्फोट की भयावहता थी उसको उन्होंने काफ़ी गहराई से महसूस किया और उनको लगा कि अब वो हिरोशिमा का जो विस्फोट था उसको उसी प्रकार से समझ चुके हैं जैसा पीड़ित लोगों ने उसको समझा है। इसमें प्रश्न 3 है कि मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि क लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने समझाया कि एक तीव्र अनुभूति होना चाहिए, कोई घटना जो कि आपको अंदर से व्याकुल कर दे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आंतरिक विवशता और आत्मिक अनुभूति की तीव्रता लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही प्रसिद्धि का लालच, संपादक का आग्रह और आर्थिक लालच भी लिखने का कारण बनती हैं। तो देखिए, वर्तमान में लोग न केवल आत्मिक अनुभूति और आंतरिक मजबूरी से लिखते हैं, बल्कि उनको लालच होता है कि वो फेमस होंगे, साथ ही साथ कोई उनको बाहर से लिखवाता है, उनको पैसे का भी लालच होता है। इन कारणों से वे लिखते हैं। इसमें ख है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो मान लीजिए, इस प्रश्न को ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई आदमी यूट्यूब पे अच्छा वीडियो बना रहा है और वो वीडियो आपने देखा और उस वीडियो की सफलता को देखकर या उसके गहराई से प्रभावित होकर आपके मन में एक स्वतः प्रेरणा जागृत होता है। तो इसी को उत्तर के रूप में इसमें लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए उसके भीतर प्रेरणादायी अनुभूति जगा देते हैं। अर्थात कि जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कोई अच्छा दौड़ रहा है तो आपको भी दौड़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे वाल्मीकि रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य लेखकों ने अपने सामाजिक स्थिति और सुलभता से पात्रों का चयन कर नए स्वरूप में लिखा। तो जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, लेकिन उनके रामायण लिखने के बाद से बाकी जो लेखक थे उनकी लेखनी से, उनकी रचना से इतने प्रभावित थे
कि उन्होंने अपने अनुसार, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी सुलभता के अनुसार अपने पात्रों का चयन किया, अपने किरदार बनाए और उसको एक अलग अंदाज में ही अपने हिसाब से उन्होंने लिखा। इसमें प्रश्न 4 है कि कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति, स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि कई सारे ऐसे रचनाकार होते हैं जो अंदर से तो अनुभव करते हैं, हम सभी करते हैं, लेकिन उस अनुभव के बाद भी हम लिख नहीं पाते अगर हमारे पास कोई बाह्य दबाव ना हो, कोई बाहरी चीज़ें जो हमको लिखने के लिए या कला को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित नहीं करती हैं। तो इसके उत्तर में हमको उन्हीं बाह्य दबाव के बारे में देखिए, ये बाह्य दबाव निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है संपादकों का दबाव, कि एडिटर आपको दबाव दे रहा है। ख है प्रकाशक का दबाव, जो पब्लिशर है वो आपको प्रेशराइज कर रहा है। ग है प्रसिद्धि की चाहत का दबाव, कि आपके मन में प्रसिद्धि की इच्छा है, फेमस होना चाहते हैं आप। घ है आर्थिक दबाव, आप पैसा कमाना चाहते हैं। और अंगा है शासकीय या राजनीतिक दबाव। तो कई बार शासकीय या राजनीतिक दबाव भी किसी रचनाकार को लिखने के लिए बेबस करता है। इसमें प्रश्न 5 है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? तो देखिए, बाह्य दबाव न केवल लेखन से जुड़े हुए कलाकारों को या रचनाकारों को प्रभावित करते हैं, बल्कि सभी क्षेत्र के कलाकारों को प्रभावित करते हैं, खिलाड़ियों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे बाह्य दबाव आपके पढ़ाई को भी प्रभावित करता है, कि आपकी माता पिता, भाई बहन जो आपको दबाव देते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आना चाहिए, यही जो है ना बाह्य दबाव है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बाह्य दबाव न केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे फिल्म कलाकारों, धारावाहिक के कलाकारों पर निर्माता, निर्देशक का दबाव होता है, उसी प्रकार गायक, गायिकाओं, नर्तकों, चित्रकारों, खिलाड़ियों पर उनके आयोजकों, प्रबंधकों, श्रोताओं और दर्शकों का दबाव होता है। तो देखिए, दबाव का सामना तो सबको करना पड़ता है। अगर दबाव ना रहे तो आदमी अच्छा कर भी ना पाए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दबाव जो है ना ठीक नहीं है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर पे हमको लिखना है कि सभी क्षेत्र के कलाकारों पे दबाव होता है, और उदाहरण देके बताना है कि कैसे गायक, गायिकाओं से लेके, खिलाड़ियों से लेके, नर्तकों, चित्रकारों तक, यहाँ तक कि राजनीति में, विज्ञान में, सब क्षेत्र के जो भी लोग कुछ कार्य कर रहे हैं ना, उनके ऊपर एक दबाव, हमेशा एक बाह्य दबाव रहता है, ताकि वो अच्छा काम करें, क्योंकि उनके कार्यों का मूल्यांकन होता रहता है। इसमें प्रश्न 6 है कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंततः वह बाह्य दबाव का परिणाम है, आप यह कैसा कह सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हिरोशिमा पे वो कविता लिखना ही नहीं चाह पाते थे, चाहते भी नहीं थे और लिख भी नहीं पाते थे। कारण क्या था कि उनका जो आंतरिक बाह्य दबाव था वो सही मात्रा में नहीं हो पाया था। तो उसी के उत्तर को यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे कि अनुभूति का जन्म अंतः और बाह्य दबाव से होता है। लेखक ने जब हिरोशिमा के अस्पताल में रेडियोधर्मिता से प्रभावित लोगों को देखा तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इस बाह्य दबाव ने उनके अंदर अनुभूति को जन्म नहीं दिया। तो देखिए, जब पहली बार लेखक गए, जैसे किसी अस्पताल में हम लोग जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, तो हमको एक प्रकार का बाह्य दबाव मिलता है, बाह्य अनुभव होता है कि लोग बीमार हैं। लेकिन चूंकि हम खुद उस बीमारी से गुजरे नहीं रहते या अंतःकरण से उसको अनुभव नहीं किए रहते हैं, तो उसकी अनुभूति हमको नहीं होती है। तो उसी प्रकार से लेखक को भी अंदर से अनुभूति नहीं हुई थी जब उन्होंने पीड़ितों को देखा था। जब उन्होंने जले हुए पत्थर पर मानव आकृति देखा तो बम की भयावहता का अंतः दबाव महसूस किया। लेकिन जब वो बम के कारण एक व्यक्ति का भाप में बदल जाना और उसकी आकृति का पत्थर पे पड़ जाना, इसको उन्होंने देखा तो उनको एहसास हुआ कि बम किस प्रकार से भयानक था, जिससे उनके अंदर अनुभूति ने जन्म लिया। इसी के कारण उनके अंदर में या भीतर में अनुभूति का जन्म होता है। इस अनुभूति की व्याकुलता में विवश होकर उन्होंने हिरोशिमा कविता लिख डाली। तो देखिए, इसके बाद उनके अंदर में एक व्याकुलता का भाव पैदा होता है और इस भाव के कारण ही उनके अंदर से हिरोशिमा कविता जो है ना वो निकलता है। प्रश्न 7 है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? तो आप तो जान रहे हैं चारों तरफ विज्ञान का दुरुपयोग ही हो रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मेरी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है। क है कि विज्ञान द्वारा जनित कल कारखानों से उत्पन्न भयावह प्रदूषण के रूप में। ख है मशीनी संस्कृति से पैदा हुए संवेदन शून्यता, भौतिकता और असीम लालच के रूप में। तो अभी जो मशीनी संस्कृति है उससे हर व्यक्ति संवेदन शून्य हो चुका है, भौतिकता के महासागर में डूब चुका है और उसका लालच की कोई सीमा नहीं है। ग है सेनाओं के पास अनगिनत विनाशकारी हथियारों के रूप में। तो आज सेनाओं के पास विज्ञान के कारण अनगिनत विनाशकारी हथियार हैं। अभी आपने देखा है कि यूक्रेन पे रसिया का जो हमला हो रहा है उसमें किस प्रकार के विनाशतम हथियारों का उपयोग करके मानव संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ग है आधुनिक समय में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से सांस्कृतिक पतन के रूप में। तो आज देखिए चारों तरफ लोग अपने अपने में व्यस्त हैं,
मोबाइल और इंटरनेट के सहयोग से, जिससे जो सांस्कृतिक पतन की स्थिति निर्मित हो चुकी है। अवंगा है कि कृषि में विज्ञान के अतार्किक उपयोग से भोजन के जहरीले होने के रूप में। तो आज आप देखेंगे कि कृषि में विज्ञान का जो अतार्किक उपयोग हो रहा है उससे भोजन जो है ना बिल्कुल जहरीला हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ को आज रासायनिक तरीक़ों से पैदा किया जा रहा है और ये जो रसायन हैं, चाहे उर्वरक हों चाहे कीटनाशक हों, सब विज्ञान के उपज हैं। इसमें प्रश्न 8 है कि एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें हमारी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम युवा हैं, हम देश के भविष्य हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में मेरी निम्नलिखित भूमिका है। पहला है कि सर्वप्रथम मैं मीडिया, रैली, सेमिनार, चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद के माध्यम से लोगों को विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में जागरूक करूँगा। तो देखिए, ये जो उत्तर है ना, आपको अपने मन से लिखना है। मेरे हिसाब से मैंने जैसे बताया कि हम अगर लोगों के भावनाओं को सही दिशा में ले जाएं, उनको समझाएं कि विज्ञान का दुरुपयोग किस प्रकार से हमारे भविष्य को, वर्तमान को, हमारे पर्यावरण को, हमारे प्रकृति को दूषित कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो सुधार करेंगे। तो इसी को हमको पहले में लिखना है। दूसरा है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे जो कचरा है उसको सही ढंग से अलग करिए, मतलब कुल मिला के पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाइए। तो ये जो है ना आपका हिस्सेदारी होगा विज्ञान के दुरुपयोग को रोकने में। और तीसरा है मशीनी संस्कृति के स्थान पर श्रम संस्कृति अपनाऊंगा और प्रचार करूंगा कि आलस्य को त्याग कर आप जैसे कहीं गाड़ी से जा सकते हैं तो साइकिल से जा सकते हैं। तो इस प्रकार की संस्कृति आपको अपनाना है। इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसको मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि मशीनी संस्कृति के स्थान पर श्रम संस्कृति अपनाऊंगा और प्रचार करूंगा। चौथा लिखेंगे कि जैविक खेती हेतु किसानों को प्रेरित करूंगा, साथ ही रासायनिक खेती के दीर्घकालीन हानियों को बताऊंगा। तो आपको किसानों को बताना है, इसको इसमें लिखना है, क्योंकि इसी के द्वारा किसान जो है सही खेती करेंगे, जिससे जो जहरीला भोजन है वो दूर होगा और अच्छा भोजन हमको मिलेगा। तो देखिए, इसके पांचवा में है कि जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो अभी जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयले के जलने से हो रहा है। इसके जगह हम लोग पवन ऊर्जा, विंड पावर और सोलर एनर्जी का यूज करेंगे तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम होने लगेगा और प्रदूषण रुकेगा। छठवां है कि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का सार्थक उपयोग करूंगा। तो अगर हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए, अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए करेंगे तो निश्चित तौर पे मानिएगा कि विज्ञान का दुरुपयोग जो है ना रुकेगा, क्योंकि कई बच्चे आज इसके द्वारा काफ़ी हद तक अपने आप को समाज से कटवा चुके हैं और उन्होंने गलत आदतों को विकास कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये मेरे आंसर जो है ना आपको इस चैप्टर के आंसर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने वीडियो देखा। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।